गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1। तो हमारे आज के कुछ टॉपिक हैं और छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनको हम 3-4 टॉपिक करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो आप देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो बाय डेफिनेशन इक्वी पोटेंशियल सरफेस उन सरफेस को बोलते हैं जिनकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक समान हो। ये नाम से क्लियर है, इक्वी समान पोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस सतह पर, यानी कि अगर किसी सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है तो हम उसे बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये कोई थिन शीट है, ये यहाँ पर कोई थिन शीट है। तो इसकी वजह से इस पूरी शीट पर, क्योंकि ये दूरी अगर r है तो इस पूरी शीट पर पोटेंशियल एक समान ही होगा, क्योंकि सरफेस पर हर एक पॉइंट की दूरी इस चार्ज से r ही है। और पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमें पता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 r। तो इस सरफेस पर हर एक पॉइंट की दूरी इस चार्ज से r ही है। तो अगर दूरी ही r है तो क्योंकि चार्ज सेम है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, तो चेंज कौन हो सकता था? जो वेरिएबल था वो r था। और क्योंकि ये सरफेस इस चार्ज से r दूरी पर है तो r भी इस पूरी सरफेस के लिए कांस्टेंट है। तो इस पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल भी एक समान ही होगा। तो ये था हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब हम देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और हम कहते थे E इज इक्वल टू v बाई d। तो ये क्या है? ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q है, लेट अस सपोज एट द पॉइंट P वी हैव चार्ज Q, देन due to its electric field there will be electric potential around it at every point, but we have to consider the fact that as we go away from the charge, then R is continuously increasing, so potential is continuously decreasing, and this negative sign is showing exact. This negative sign only represents that as we move away from the charge, then the potential will gradually decrease and electric field intensity will also decrease with increasing distance। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हमें इसको याद रखना है क्योंकि ये हम आगे यूज करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और सिंपली E इज इक्वल टू v बाई d। तो ये था हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a system of two charges
तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सॉरी हमारा जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर एन चार्ज वाला सिस्टम इंक्लूड नहीं है। हमारे जो सिलेबस में है वो है सिर्फ टू चार्जेस। ड्यू टू टू चार्जेस देन लेट अस कंसीडर, ये है चार्ज Q1, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और हम इस पर एक चार्ज Q2, ध्यान रहे वही तरीका है। वी हैव टू प्रोसीड इन द सेम वे एज वी हैव प्रोसीडेड इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। The small difference is that we have Q2, that is we don't have test charge or unit charge, we have some considerable charge which cannot be neglected while calculating the potential. So we have to consider Q2 this time। और मान लीजिए A से B की दूरी R है, A से B की दूरी R है, तो पोटेंशियल जो होगा B पर Q1 की वजह से वो क्या होगा, V इज इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और हमने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम इस चार्ज को इसको इन्फिनिटी से लेकर नहीं आ रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज अ डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड electrostatic potential energy due to a charge. But if we move a test charge from point A to point B, then the difference of potential is called potential difference. तो हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर नहीं आ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम इसको इन्फिनिटी से लेकर नहीं आ रहे होते तो क्या होता, तो सिंपल होता, हम इसको यहां कंसीडर करने के बजाय हम इसको सीधा यहां कंसीडर कर सकते थे। तो हम इसको इन्फिनिटी से यहां लेकर आएंगे, अदरवाइज इन्फिनिटी से लेकर नहीं आएंगे तो हम डायरेक्ट इसको यहां मान सकते हैं और ये डाइपोल की तरह काम कर सकता है। इक्वल एंड अपोजिट तो नहीं है, लेकिन एक चार्ज ज्यादा हो सकता है, एक चार्ज कम हो सकता है, और दूसरा चार्ज पहले चार्ज को इंडक्शन की वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा ये, और W दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होती क्या है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। कैसे, ये चीज कहां से आई है, तो ये चीज आई है यहां से। आप देखिए दैट V इज इक्वल टू, पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज दैट इज Q। तो इसको यहां लाइए, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू V इंटू Q। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से वो कितनी होगी, वो होगी W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू V Q, और Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2। So W is equal to
Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो हमने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। और ये मानकर चलिए कि अगर हम इसको यहाँ मान लीजिए इनफाइनाइट दूरी नहीं होती तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये चार्ज इनफिनिटी से है और इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल है इस पॉइंट पर जब हम इस चार्ज को लेकर आएंगे तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है। तो एन चार्ज सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला होगा एरिया वेक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर हमेशा जिस सरफेस को हम कंसीडर किए हुए हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। कैसे? अगर मान लीजिए मैं इस सरफेस को कंसीडर करूं तो एरिया वेक्टर होगा ये। मान लीजिए ये कोई सरफेस है तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के 90 के एंगल पर होगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है तो इसका एरिया, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ये। इस एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये, इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये, अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये, और अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये, और अगर इसका निकालना होता तो ये। तो एरिया वेक्टर आपको शायद समझ आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फाई ई, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं और वो कितना होता है? ई डॉट डी एल। तो फ्लक्स कितना होता है और फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए particular area, or we can say electric field is defined as the closed integral of electric field over the surface। आप उसको छोड़िए, तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया। कैसे? मान लीजिए ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ये है। और अगर मैं अब कहूँ कि इसका फ्लक्स निकालिए तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि इस सरफेस के अंदर से, इस एरिया के अंदर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो भी 4 ही होगा। कैसे होगा आप देखिए। तो ये कहता है कि किसी क्लोज सरफेस पर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। आज हम सिर्फ गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या होती है? अभी तक हमने कूलम लॉ पढ़ा है और हमने कूलम लॉ को अप्लाई करके काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो ठीक उसी तरह हमारे पास एक होता है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, वो भी इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ज्यादा एफिशिएंट तरीके से। तो पहली बात, गॉस थ्योरम होती क्या है? तो गॉस थ्योरम इस एक्सप्रेशन से ही क्लियर हो जाएगी कि फ्लक्स इज इक्वल टू, तो ये है गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। और ये क्या कहती है? अगर मैं आपको मैं भी बताऊं तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये क्या कहती है। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटू 1/ε0। तो किसी सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स on any surface is given by the product of charge enclosed and multiplied by 1 by absolute electrical permittivity। तो ये है गॉस थ्योरम की ई डॉट डी एस बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी हमारी गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा, किसी भी सरफेस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।